तो हम लोग बहुत बार ये सर्च करते हैं कि भाई किस कंपनी में इन्वेस्ट करूं, किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं, किस ईटीएफ में इन्वेस्ट करूं। तो हमने सोचा है कि हम 2026 के लिए म्यूचुअल फंड की कैटेगरी वाइज एक अच्छी लिस्ट बनाएं, जिसके थ्रू आप समझ सकते हो कि आपको कौन सी स्कीम्स इवैल्यूएट करनी चाहिए। तो इस पूरे वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम समझेंगे कि कौन सी तरह की फ्लेक्सी कैप स्कीम्स है हमारे पास जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कैसे हम फिल्टर लगा के टॉप 5 बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक वाइज सेम एक्टिविटी हम स्मॉल कैप के लिए भी करेंगे, एंड लाइकवाइज हम सेम एक्टिविटी हम मिड कैप के लिए भी करेंगे। टू बिगिन विद, मैं सबसे पहले स्मॉल कैप कैटेगरी को सिलेक्ट करूंगा और इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपके लिए फंड सिलेक्शन करने की कोशिश करूंगा। आई एम होपिंग आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, आप सभी हमारे वीडियोस देख रहे हो, पर ये डेटा हमें बता रहा है कि आप चैनल पे वीडियोस देख तो रहे हो बट आप सब्सक्राइब नहीं हो। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आई विल मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में जो भी टॉपिक मेंशन कर रहे हो उस टॉपिक्स पे हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो हम सबसे पहले शार्पली का प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं। उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे मैं स्क्रीनर में गया और वहां पे मैंने म्यूचुअल फंड स्क्रीनर बनाया, और एक स्क्रीनर मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना रखा है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे स्मॉल कैप फंड्स लिस्टेड है। मैंने कुछ रूल्स ऑलरेडी प्रीसेट किए हुए आपके लिए, जो आप देख सकते हो कि एमएफ की जो कैटेगरी है वो इक्विटी में होनी चाहिए और स्मॉल कैप में होनी चाहिए। एक्सपेंस रेशो, एयूएम, एवरेज 3 ईयर रोलिंग रिटर्न, शार्प रेशो, मैक्सिमम ड्रॉडाउन, और बाय डिफॉल्ट 1 साल, 3 साल, 5 साल के रिटर्न्स तो रहते ही रहते हैं हमारे पास, जिसके बेसिस हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। और तो इस बेसिस पे 20 म्यूचुअल फंड्स है जो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, एक्टिवली पैसिवली कंबाइंड। ऑलराइट, मैंने इसमें कोई रूल एज सच हार्ड नहीं लगाया है कि भाई एसेट अंडर मैनेजमेंट 1000 करोड़ से ज्यादा ही होना चाहिए, या फिर टॉप 50% एयूएम के हिसाब से मुझे कंपनी दे दो। मैंने अभी एक होलसम लिस्ट आपके सामने प्रेजेंट की है जहां पे सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स अभी अवेलेबल है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सभी लिस्ट को एक्सेल में डाउनलोड कर लूंगा, और एक्सेल में हम हमारे हिसाब से फिल्टर लगा लगा के टॉप 5 तक पहुंचेंगे। ऑलराइट, सो द आइडिया इज कि 20 से शुरू कर रहे हैं हम और टॉप 5 तक हमको जाना है। तो हम 20 से शुरू करने के लिए हमारे पास पूरी की पूरी लिस्ट रेडी है, हम टॉप 5 पे जाएंगे। उसके लिए हम पर्टिकुलर शीट पे आते हैं जहां पे हम देख पा रहे हैं वही 20 फंड्स जो हमने वहां देखे थे, सभी का नाम यहाँ पे है। वही सारे नंबर्स, चाहे वो एक्सपेंस रेशो, एयूएम हो, शार्प रेशो, रिटर्न्स हो, एवरेज रियल रोलिंग रिटर्न हो, पी हो, पीबी हो, वो सारे के सारे रिटर्न्स हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। ऑलराइट, सो दैट इज द आइडिया कि हमको ये सारा का सारा डेटा एक साथ यहाँ पे दिख जाए और उसके बेसिस पे हम जो है वो सिलेक्शन करें। फंड सिलेक्ट करना और भी इंपॉर्टेंट अभी इसलिए हो जाता है बिकॉज पिछले 1 सवा साल में इक्विटी एज ए कैटेगरी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो उसके म्यूचुअल फंड्स भी अच्छा परफॉर्म नहीं किए हैं। बट आने वाला टाइम ऐसा लगता है कि शायद जो बुरी चीज थी वो पीछे चली गई है। इंडियन मार्केट्स में थोड़ा सा अच्छा फेज देखने को मिलेगा इन द ईयर 2026। सो होपिंग फॉर द बेस्ट, बट अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि हम अच्छे से अच्छी स्कीम में इन्वेस्टेड रहे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमको एक पूरी लिस्ट दिख रही है। ऑलराइट, यहाँ पे उन सभी के एक्सपेंस रेशो दिख रहे हैं। आप देख पा रहे हो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इतनी कॉम्पिटिटिव हो गई है, अब एक्सपेंस रेशो बहुत ज्यादा नहीं होता है किसी भी फंड का। दो ये डायरेक्ट स्कीम्स है, इसलिए ऑलमोस्ट हाईएस्ट एक्सपेंस रेशो 1 से ऊपर किसी का भी नहीं है। ऑलराइट, देयर इज एलआईसी स्मॉल कैप फंड, उसका 1.03 है, बाकी सभी का 1 से नीचे है। देन वी हैव एयूएम्स। ऑलराइट, सभी के अलग अलग एसेट अंडर मैनेजमेंट है, कोई बहुत बड़ा फंड है, कोई छोटा फंड है। जैसे हम सभी को पता है निपॉन का एक पर्टिकुलर स्मॉल कैप फंड है जिसपे ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्टेड है लोगों का। ऑलराइट, देयर क्वांट फंड, स्मॉल कैप, एसबीआई फंड, एचडीएफसी फंड, टाटा का फंड है स्मॉल कैप जहाँ पे अच्छा पैसा आया है। देन वी हैव शार्प रेशो। ऑलराइट, शार्प रेशो का मीनिंग मैं वापस सबको समझा देता हूँ। वो रिटर्न विजिवी रिस्क देखता है। ऑलराइट, वो बोलता है कि मैं एक रेशो बना रहा हूँ, एक रेशो में ऊपर मेरे पास रिटर्न रहेगा और नीचे मेरे पास रिस्क रहेगा। ऊपर जो मेरे पास रिटर्न रहता है वो क्या होता है, वो मेरे पोर्टफोलियो का रिटर्न, इन दिस केस वो पूरे फंड का रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट रहता है, और नीचे रिस्क का मेजर स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। ऑलराइट, वो टेक्निकलिटी में आप नहीं जाओ, आपको सिंपल इतना सा लॉजिक बनाना है कि भाई ऊपर रिटर्न है, नीचे रिस्क है। अगर ऊपर रिटर्न है और नीचे रिस्क है और रिटर्न मेरा ऊपर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ऑटोमेटिकली शार्प रेशो बढ़ जाएगा। अगर रिस्क कम है, ऑलराइट, रिटर्न उतना ही है, रिस्क कम है लेकिन तो भी शार्प रेशो बढ़ जाएगा। तो लॉजिक सिंपल है, हायर द बेटर। ऑलराइट, लॉजिक एकदम सिंपल है, हायर द बेटर। शार्प रेशो जितना ऊंचा उतना बेटर। यहाँ पे हम जितना रिटर्न पा रहे हैं फॉर द रिस्क दैट वी आर टेकिंग वो बता रहे हैं, तो जितना अच्छा रहेगा वो नंबर ज्यादा ज्यादा हमारे लिए सही रहेगा। देन वी हैव 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर रिटर्न्स। ऑलराइट, ये एक पैरामीटर है जिसके बेसिस पे हम जज कर पाते हैं कि भाई पिछले 3 साल, 5 साल में कैसा परफॉर्म किया है फंड ने। ऑलराइट, दो मैंने बार बार वीडियो में कहा है कि ये रिटर्न्स के बेसिस पे आप फ्यूचर जज नहीं कर सकते हो। ऑलराइट, सो बट वी नीड टू हैव दिस टू एंश्योर कि हम जो फंड देख रहे हैं उसमें ऐसा नहीं हो कि सिर्फ 1 साल परफॉर्मेंस आ गया हो, 3 साल, 5 साल में कैसा किया है वो हमको हमारी नजरों के सामने होना चाहिए। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड मैक्सिमम ड्रॉडाउन। मैक्सिमम ड्रॉडाउन का मीनिंग है, मान लेते हैं एक फंड है जो शुरू 100 पे हुआ था,
हाईएस्ट पीक उसने 300 टच किया, ऑलराइट, फिर वो गिर के 200 हो गया, ऑलराइट, फिर वापस बढ़ने लग गया। तो अब 300 से 200 हुआ तो कितना परसेंट फॉल है? 100 रुपए का फॉल है, 33 से 35% का यहाँ पे फॉल हम देख पा रहे हैं, विच इज द ड्रॉडाउन, ऑलराइट, इसी को ड्रॉडाउन बोलते हैं। तो कितना फॉल हुआ यहाँ पे? लेट्स जस्ट कैलकुलेट, 200 माइनस 300 माइनस 100, दिस माइनस 100 डिवाइड बाय 300 विल गिव अस द मैक्सिमम ड्रॉडाउन, ऑलराइट। तो इस तरीके से हमारा ये ड्रॉडाउन बनता है। अब जाहिर सी बात है जितना कम होगा उतना बेटर होगा, ऑलराइट, जाहिर सी बात है जितना कम होगा उतना बेटर होगा। नेक्स्ट अप वी हैव इज एवरेज 3 और रोलिंग रिटर्न, ऑलराइट। फिर हमारे पास पी मल्टीपल और पीबी मल्टीपल है। पीबी मल्टीपल इतना काम हमें नहीं आएगा, ऑलराइट, तो मैं उसको हटा ही देता हूँ। हमारे पास पी मल्टीपल है, वो जरूर हमको काम आ सकता है, दैट इज समथिंग दैट विल लुक एट, बट पीबी मल्टीपल हम इतना काम में नहीं लेंगे, ऑलराइट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहली चीज मैं करूंगा वो है पूरी कैटेगरी को अकॉर्डिंग टू द AUM ऑर्गेनाइज करूंगा, ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू द AUM ऑर्गेनाइज करूंगा, क्योंकि जो बहुत नीचे नीचे जो फंड्स है ना, ऑलराइट, जो कि मेरे 600 करोड़ मैनेज कर रहे हैं, 1000 करोड़ मैनेज कर रहे हैं, 2000 3000 करोड़ मैनेज कर रहे हैं, उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड इतना बना ही नहीं होगा। क्यों नहीं बना होगा? क्योंकि उनके पास अभी फंड साइज ही बहुत छोटा है, ऑलराइट। स्मॉल कैप में ये भी दिक्कत आती है, जब फंड साइज बड़ा होता जाता है तो फंड कैसे एलोकेट करता है वो भी एक बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, तो हमको पता नहीं है कि वो कैसे बिहेव करेंगे। तो सबसे पहला रूल हमारा यही है कि भाई रिस्क जितना कम हो उतना कर दो। तो मैं काम करूंगा, ये लास्ट के 5 फंड्स डिलीट कर दूंगा। आपके सामने मैंने अभी डिलीट कर दिए, ये फंड्स गायब हो गए हमारे उसमें से। नेक्स्ट हमारी क्राइटेरिया आती है एवरेज 3 और रोलिंग रिटर्न। मैं पिछले 3 साल का रोलिंग रिटर्न यहाँ देख रहा हूँ और आप देख पा रहे हैं सभी फंड का अलग अलग रोलिंग रिटर्न है। रोलिंग रिटर्न एक बहुत ही बेटर पैरामीटर है कंपेयर टू केगर XIRR इन टर्म्स ऑफ नोइंग द रिटर्न्स ऑफ द फंड्स, ऑलराइट। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि रोलिंग रिटर्न एक्जैक्टली कैलकुलेट कैसे होता है, तो आप जाके वो चेक कर सकते हैं। बट द पॉइंट हियर इज कि वी नीड टू सी कि भाई रोलिंग रिटर्न में कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है। सो आप देख पा रहे हो कुछ कुछ फंड्स ऐसे हैं जो 3 साल के रोलिंग रिटर्न में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किए, ऑलराइट। तो हमको क्वांट स्मॉल कैप फंड दिख रहा है, उसमें आदित्य बिरला सन लाइफ फंड दिख रहा है, ऑलराइट। ये सारे फंड्स ऐसे हैं जो पिछले 3 साल के रोलिंग रिटर्न में अच्छा परफॉर्म नहीं किए, तो इनको हम कर देंगे एलिमिनेट, ऑलराइट, इनको हम कर देंगे एलिमिनेट। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया लग जाता है जहाँ पे हम लोग फंड्स को एलिमिनेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रोलिंग रिटर्न्स, ऑलराइट। तो एक हमने पैरामीटर ले लिया भाई वो कितना पैसा मैनेज कर रहा है, एक हमने पैरामीटर ले लिया कि वो कितना रिटर्न बना रहा है। अब बात आती है रिटर्न और रिस्क को मिलाने की, ऑलराइट। रिटर्न और रिस्क को आपके लिए कौन मिला के देता है? शार्प रेशो, ऑलराइट। आपको रिटर्न और रिस्क के लिए कौन मिला के देता है? आपको शार्प रेशो मिला के देता है। तो अकॉर्डिंग टू शार्प रेशो हम क्या करेंगे? अगेन अरेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ हायर टू लोअर। तो हम देख पा रहे हैं इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशो 1.15 है, बहुत ही अच्छा है, ऑलराइट। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो शार्प रेशो कम होता जा रहा है। आपने ये भी बहुत बार नोटिस किया होगा कि भाई मैं लार्ज कैप फंड जब देखता हूँ तो शार्प रेशो इन जनरल ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ रिस्क कम होता है, इसलिए थोड़ा ऑटोमेटिकली वो ज्यादा हो जाता है। स्मॉल कैप फंड में क्योंकि रिटर्न भी ज्यादा होता है, रिस्क भी ज्यादा होता है, तो ओवरऑल शार्प रेशो क्या हो जाता है? थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ से हमको लास्ट के नीचे के 5 फंड निकाल देने हैं और हमारे पास बचते हैं ये कुल मिला के ये 5 फंड, जिसमें से हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि हमको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ऑलराइट। तो आप देखो सभी फंड्स में, अब एक बार गो थ्रू करते सभी फंड्स में बाकी क्या चीजें सही है कि नहीं है। पांचों फंड्स में एक्सपेंस रेशो ज्यादा नहीं है, ऑलराइट, 0.4 टू 0.8 के बीच में एक्सपेंस रेशो है। ध्यान रहे डायरेक्ट स्कीम्स अगर आप रेगुलर स्कीम्स करोगे तो आपको एक्सपेंस रेशो थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा। जो AUM है वो भी 8,000 करोड़ से 70,000 करोड़ के बीच में, गुड साइज ऑफ AUM, ऑलराइट। अगर किसी को और कंफर्ट चाहिए तो वो और हायर AUMs के बेसिस पे जा सकते हैं, बट दिस इज अ गुड साइज ऑफ AUM टू हैव। शार्प रेशो भी आप देखो हमको 0.8 से 1.15 तक का शार्प रेशो दिख रहा है, विच इज नॉट बैड। रिटर्न वाइज भी अगर हम देखें तो पिछले 1 साल में जब स्मॉल कैप बहुत गंदा परफॉर्म किए हैं, यहां से 5 में से 3 फंड ऐसे हैं जो पॉजिटिव रिटर्न दिए और 2 फंड है जो स्लाइटली नेगेटिव दिए, ऑलराइट। तो अगर आप स्मॉल कैप का ओवरऑल 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखोगे तो अच्छा नहीं है, ऑलराइट, इंडेक्स लेवल पे इट इज नॉट डन वेल। तो यहाँ पे पॉजिटिव परफॉर्मेंस मिलना है पिछले 1 साल में दिसंबर टू दिसंबर में, इट्स अ वेरी गुड थिंग, ऑलराइट। तो वो हमको यहाँ पे दिख रहा है। 3 साल 5 साल का रिटर्न तो खैर अच्छा होना ही है, क्योंकि 5 साल में कोविड वाला ईयर आ जाता है और 3 साल में 2022 का ड्रॉडाउन के बाद वापस इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ था, तो अगेन एक अच्छा रिटर्न वहाँ पे 3 इयर्स में भी दिख रहा है। तो यहाँ पे रिटर्न वाइज कॉलम में चीजें ठीक है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन आप देखिए, अगर किसी को यहाँ पे डिस्कंफर्ट आ रहा है, ऑलराइट, विद निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप एंड DSE स्मॉल कैप, क्योंकि मैक्सिमम ड्रॉडाउन ऑलमोस्ट 48-50% था, मतलब पोर्टफोलियो आधा हो जाता है, ऑलराइट, हाईएस्ट टू लोएस्ट से। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपका पोर्टफोलियो आधा हो जाएगा, बट जो फंड है उसका जो हाईएस्ट नंबर था और जो लोएस्ट था उस साल में, वो पूरा ऑलमोस्ट 50 का डिफरेंस है। अगर 2024 में फंड 100 रुपए की वैल्यू टच किया था, तो 25 के इस साल के 1 साल के दौरान में वो 50 रुपए भी टच करके आया है। दैट इज द केस दैट वी आर लुकिंग एट। तो किसी को अगर एलिमिनेट करना हो तो ये दो फंड भी एलिमिनेट कर सकता है बेस्ड ऑन ड्रॉडाउंस,
ऑलराइट, सो दैट इज वन थिंग दैट दे कैन डेफिनेटली डू, बट हमने ऑलरेडी हमारे सारे क्राइटेरियाज लगाए तो हमारे पास ये सिलेक्टिवनेस आई। एंड देन रोलिंग रिटर्न्स है, रोलिंग रिटर्न्स 3 इयर्स के सभी के अच्छे हैं, ऑलराइट। आप देखोगे 22% मिनिमम है और हमारा एज हाई एज 30-31% जा रहा है, विच इज गुड इनफ, ऑलराइट। रोलिंग रिटर्न्स उस पर भी निर्भर करता है कि आप कब इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो और कहाँ से कैसे वो मूव हो रहा है, सो दैट इज द केस। With respect to the PE multiple, you are able to see that small caps have a higher PE multiple. Even if you go and check the index of small cap, you will see a higher PE multiple. I'll just show it to you once. अगर आप स्क्रीनर पे जाओगे तो निफ्टी 50 का निफ्टी स्मॉल कैप का PE मल्टीपल देखोगे तो यहाँ पे भी 29.1 दिख रहा है आपको, ऑलराइट। निफ्टी स्मॉल कैप का आप 100 का देखोगे तो 32 का दिख रहा है आपको, ऑलराइट। निफ्टी स्मॉल कैप 50 का देखोगे तो ये नंबर 32.3 का दिख रहा है, ऑलराइट। सो PE मल्टीपल इन जनरल फॉर स्मॉल कैप्स आर ऑन द हायर साइड, तो वो चीज़ हमको फंड लेवल पे भी देखने को मिल रही है। अगेन कोई वैल्यू कॉन्शियस है जिसको वैल्यू फंड्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद है, तो और वो ड्रॉडाउन एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो लोअर PE मल्टीपल पे सिलेक्ट जा सकता है जो निपॉन का है, ऑलराइट। अगेन किसी को ड्रॉडाउन कम पसंद है और उसको PE मल्टीपल में कंफर्ट आ रहा है, तो देन दे हैव द ऑप्शन ऑफ एक्सेस एंड इन्वेस्को, ऑलराइट। सो आई एम नॉट गिविंग यू द राइट आंसर कि भाई कौन से 5 फंड में आपको करना चाहिए, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, मैं आपको क्राइटेरिया बता सकता हूँ और आपका कंफर्ट लेवल पे आप अपना आंसर ढूंढ सकते हो। सो दैट इज हाउ वी कैन सिलेक्ट द बेस्ट म्यूचुअल फंड in the small cap category through this particular filter. There are more filters that you can apply, but मैं ये filters use करता हूँ and I'm very happy with these filters. So जिससे रिजल्ट भी ठीक ठाक मिल जाते हैं और कभी ऐसा नहीं होता कि खराब फंड मिल गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आजकल न्यूज़ पढ़ रहे होंगे तो आपको पिछले 6-8 महीने में दिखा होगा इन्वेस्को फंड के बारे में बहुत डिस्कशन हो रहा है, तो वो भी हमारे कैटेगरी में आ गया बिकॉज पिछले 1 साल में वो पॉजिटिव रिटर्न सबसे ज़्यादा दिया है, ऑलराइट। इफ यू लुक एट इट 2.47% है गिवन आवर अदर क्राइटेरिया सबमिट, और 3 साल 5 साल का रिटर्न भी ठीक ठाक है। सो बट पी लेवल पे कंफर्ट आना वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। सो ऑल दोज थिंग्स आर देयर, एट द एंड ऑफ द डे देयर इज नो राइट और रॉन्ग, ठीक है। आप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, द राइट थिंग इज ओनली कि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करो, बट कैसे सिलेक्ट करना है उसको नैरो डाउन हम कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे कंफर्ट कहाँ पे आपको आ रहा है, रिस्क ज्यादा लेने के सामने रिटर्न आपको मिल रहा है उसमें कंफर्ट आ रहा है, आपको रिस्क मिनिमम करना है उसमें आ रहा है, तो उसके बेसिस आप सिलेक्ट कर सकते हो, ऑलराइट। तो इस तरीके से हमने स्मॉल कैप कैटेगरी को इवैल्यूएट किया। सिमिलरली आप फ्लेक्सी कैप और मिड कैप कैटेगरी को भी इवैल्यूएट कर सकते हो। सो मैं आपके लिए जल्दी से फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को भी रन कर लूंगा, जहाँ पे हम सेम पैरामीटर्स लगा के फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को भी समझ पाएंगे। ध्यान रहे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में हमारे पास ज्यादा फंड्स है, देयर आर मोर एएमसीज जो इंटरेस्टेड जो फ्लेक्सी कैप में अपना स्कीम बनाई है। उसका रीजन ये है कि फ्लेक्सी कैप का मतलब क्या होता है कि जो फंड मैनेजर है उसके पास पूरा पूरा फ्लेक्सिबिलिटी रहता है कि वो जहाँ चाहे वहाँ इन्वेस्ट कर सके, जहाँ चाहे मतलब इक्विटी में जहाँ चाहे वहाँ इन्वेस्ट कर सके, वो उसके पास डायरेक्ट एक्सेस रहता है। हालांकि वो थोड़ा एक्सपोजर बाकी एसेट क्लास में भी ले सकता है, बट द पॉइंट ऑफ फ्लेक्सी कैप इज कि फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे फंड मैनेजर के पास। इसलिए सारी ही एएमसीज ये पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च करती है ताकि उनका एक अच्छा फंड मैनेजर जो हो, स्टार फंड मैनेजर, वो इस स्कीम को रन करे और ज़्यादा ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे सके। सो अगेन आवर लॉजिक वुड बी द सेम, लेट्स जस्ट रन इट थ्रू। सबसे पहले हमारा काम था हमने एयूएम के बेसिस पे किया था। हम जानते हैं कि पराग पारेख का सबसे ज्यादा एयूएम है इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड, 1,25,000 करोड़ का एयूएम है उसका। उसके बारे में हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है, एक स्टैंडअलोन वीडियो भी बनाया है जहां हमने पराग पारेख को इन डेप्थ समझा है, ऑलराइट। यहाँ पे मैंने इसको अरेंज कर दिया है इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज यू कैन सी, ऑलराइट। वी कैन सी देयर आर लॉट ऑफ स्कीम्स जिनका एयूएम बहुत ज्यादा है, दे हैव बीन डूइंग वेरी वेल। तो यहाँ पे हम जो क्राइटेरिया है वो 10,000 के ऊपर रख सकते हैं, 10,000 करोड़ से ऊपर का अगर एयूएम है तो हम कंसिडर करेंगे, उसके नीचे नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं 16th नंबर के बाद वाली सारी स्कीम्स हटा रहा हूँ, ऑलराइट। 12,000 करोड़ का बेयर मिनिमम फ्लेक्सी कैप फंड डीएसपी का है एयूएम, वो हम कंसिडर कर रहे हैं। उसके बाद का सारा फंड मैंने हटा दिया है क्योंकि फ्लेक्सी कैप स्कीम्स में हमारे पास इतने ऑप्शंस है, तो हम चाहेंगे कि भाई हमारा जो फंड मैनेजर है वो एटलीस्ट 10,000 करोड़ तो मैनेज करे, क्योंकि ऐसा ना हो कि उसके पास बाद में हम और फंड्स आ जाए और उसको अपॉर्चुनिटी निकालनी नहीं है। देखो छोटे फंड साइज में अपॉर्चुनिटी निकालना ज़्यादा आसान होता है फंड मैनेजर के लिए, क्योंकि वो और छोटी छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करके पैसा बना सकता है। बट जैसे ही वो फंड बड़ा हो जाता है दिक्कतें आनी तब शुरू होती है। तो हमको वो चाहिए कि भाई जो ज़्यादा फंड में ज़्यादा अच्छा रिटर्न और रिस्क कम ले पाए, उसके साथ हमको जाना है, इसलिए हमने ये चीज़ करी है। अब बात आती है हमारे बाकी चीज़ों की, ऑलराइट। जैसे कि हमने एवरेज 3 ईयर रोलिंग रिटर्न लिया था, मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिया था, शार्प रेशो लिया था, ऑलराइट। हाँ, हम मैक्सिमम ड्रॉडाउन की बात करेंगे। हम मैक्सिमम ड्रॉडाउन में देखेंगे कि भाई हमारे पास जो है वो बहुत सारे ऐसे फंड्स है जो 30% मैक्सिमम ड्रॉडाउन पे थे अराउंड, और कुछ कुछ ऐसे जो 45% उस पे थे। यहाँ पे हम ऐसे फंड्स एलिमिनेट कर देते हैं नीचे के जिनका ड्रॉडाउन 36, 37, 40% से भी ज़्यादा था, तो वहाँ वो हमारी कैटेगरी से हट जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि रिस्क जो है
वो बहुत ज़्यादा है, हमको वैसा नहीं चाहिए। ऑलराइट, एट द एंड ऑफ द डे हमको रिस्क जो है वो कंट्रोल में रखना है। सो ड्रॉ डाउन वाली कैटेगरी हमने मीट कर ली। नेक्स्ट अप दैट वी नीड टू एंश्योर इज द शार्प रेशो। ऑलराइट, नेक्स्ट अप दैट वी नीड टू एंश्योर इज द शार्प रेशो। शार्प रेशो में ऑब्वियसली हमको यही चाहिए रहेगा कि हायर द बेटर। तो आप देख पा रहे कुछ कुछ फंड्स ऐसे जिनका शार्प रेशो 0.44 है, ठीक है, वो बहुत ही कम शार्प रेशो है। एटलीस्ट 0.8 एंड अबव ये शार्प रेशो तो हम देख ही रहे हैं जो हमारे पास रहे। Right. So you can eliminate more funds based on this. Now you're left with 5 funds. And you can see the Sharpe ratio is comfortable 0.8 to 1.67. The expense ratio is also comfortable 0.53 to 0.75 at the max. Returns on the broader scale are good enough. Alright. DSP एक ऐसा फंड है जिसका पिछले एक साल का रिटर्न बहुत ही खराब है. So that is something that you can look upon. और अगर आप लेकिन फंड में इन डेप्थ जा रहे हो और आपको दिख रहा है कि शायद फ्यूचर में पोटेंशियल अच्छा है, then it's a different case. But yes, यहाँ पे एक साल का रिटर्न बहुत ही अलार्मिंग है, तो ये एक चीज़ वरीसम है। ड्रॉडाउन्स में वी आर कंफर्टेबल 30-35% के बीच में है। रोलिंग रिटर्न्स ऑलमोस्ट सबके एक ही रेंज में 15 से 20 के, तो इतना दिक्कत नहीं है। पी रेशो में आपको काफ़ी कंफर्ट मिलेगा पराग पारेख में, क्योंकि 18.63 का पी मल्टीपल है, विच इज़ वेरी चीप। इसका रीज़न ये भी है क्योंकि उनके पास कैश होल्डिंग ज़्यादा है। कैश होल्डिंग ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली जो पी मल्टीपल है वो थोड़ा नीचे आ जाता है। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू कैन कम अप विथ योर फ्लेक्सी कैप फंड्स ऑप्शंस। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा वैल्यूएशन के हिसाब से चीज़ें समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल 3 ऐसे फंड्स हैं जहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ी सी ज़्यादा है, 2 फंड्स ऐसे हैं जहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ी सी कम है। तो अगर आपको वैल्यूएशन में कंफर्ट चाहिए तो देयर आर 2 फंड्स दैट वी हैव। बट अगेन डीएसपी एक ऐसा फंड है जहाँ पे वैल्यूएशन में कंफर्ट है बट लास्ट 1 ईयर का रिटर्न अच्छा नहीं है। तो आपको वैल्यूएशन में भी कंफर्ट चाहिए और लास्ट 1 ईयर का रिटर्न भी ठीक ठाक चाहिए, देन पराग पारेख बिकम्स अ गुड ऑप्शन। अगर आपको वैल्यूएशन में इतना कंफर्ट नहीं चाहिए, आपको 29-30 का पी मल्टीपल चलेगा, बट आपको रिटर्न्स ऑन द अदर साइड अच्छे चाहिए, देन एसबीआई आईसीआईसीआई विल मेक मोर सेंस टू यू। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई आप किससे ज़्यादा कंफर्टेबल हो। तो क्योंकि ड्रॉडाउन्स वाला एलिमेंट तो पूरा यहाँ से निकल जाता है, तो वो चीज़ हमारे लिए निकल गई, बट बाकी चीज़ें हम यहाँ पे आराम से देख पा रहे हैं। सो आई एम होपिंग आपको ये 2 तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स कैसे सेलेक्ट करते हैं वो समझ में आया। अब बात आती है मिड कैप्स और लार्ज कैप्स की। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पे भी वीडियो बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से मिड कैप और लार्ज कैप कमेंट कर दीजिए, जो भी आपको चाहिए। अगर आपको मिड कैप चाहिए तो मिड कैप कमेंट कर सकते हो, अगर आपको लार्ज कैप चाहिए तो आप लार्ज कैप कमेंट कर सकते हो। हम जल्दी इस पे वीडियो बनाएंगे और मेक श्योर करेंगे कि अगले साल शुरू होने से पहले ये वीडियोस आपके लिए रेडी हो हमारे यूट्यूब चैनल पे, ताकि आप इसको आराम से देख सके और अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन बना सके कि भाई मुझे अगले साल के लिए जो भी रेजोल्यूशन लेना है, कमिटमेंट लेना है विद अ पर्टिकुलर फंड, वो कौन सा होना चाहिए। उसके साथ ना ही सिर्फ नेक्स्ट ईयर बट आने वाले 5 साल 10 साल बिताए, ताकि आप एक अच्छा रिटर्न बना सके उससे। आई एम होपिंग यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।